31 जुलाई की और एकदम अर्ली मॉर्निंग में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि चेन स्नैचिंग के दौरान एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। महिला से चेन स्नैच किया गया था और दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि वो घटना विक्टिम के घर के गेट के पास हुई, जो सबसे सिक्योर्ड इलाका होना चाहिए। वहाँ पे जमीन अपना प्रति जमीन बेचने हाँ वो बेच रहे थे। अब इन लोगों को लगा कि बेच देंगे हम लोग कुछ ना मिलेगा। ये बात अभी नहीं अरेस्ट है, बनाएंगे हम लोग। पीओ पे तो थी नहीं, तो हम लोग करेंगे कार्रवाई। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं तनुज मासूम। पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 2 चेन स्नैचरों की गिरफ्तारी हुई तो वहीं 2 ऐसे कलयुगी बेटे की गिरफ्तारी हुई जिसने ज़मीन की लालच में आकर अपने ही पिता का कत्ल कर दिया। चेन स्नैचिंग का मामला जो है वो शास्त्री नगर थाने से जुड़ा हुआ है, जहां पुनाई चक में सुबह सुबह महिला मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। उससे चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम अपराधी दे रहे थे। बीच बचाव में उनके देवर आए। महिला के देवर जो PWD के ठेकेदार भी थी। बीच बचाव में आने के बाद अपराधियों ने उसे गोली मार दी और महिला से जेवरात लूट कर फरार हो गए। पुलिस अनुसंधान में दोनों अपराधियों के बारे में पता चला कि वो दोनों सगे भाई हैं और मिलकर सड़क पर चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम तक पहुंचाते हैं। वहीं दूसरा मामला परसा बाजार का है, जहां पर 2 ऐसे बेटों ने अपने ही पिता की हत्या कर दी महज कुछ ज़मीन के लिए। परसा बाजार थाने के पास भी से कुछ रिटेक परसा बाजार स्टेशन के पास एक टेम्पू चालक की बीते कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी। अनुसंधान में पता चला कि मृतक की 2 शादियां हुई थी और पहली पत्नी से उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटों ने मिलकर ज़मीन के लिए अपने ही पिता को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा ने साइबर सेल पर भी बात करते हुए कहा कि साइबर क्राइम में जो अपराधी संलिप्त हैं उस पर भी बहुत जल्दी गाज गिरने वाली है और पूर्व में भी कई अपराधी जेल जा चुके हैं। सुनिए प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना के SSP उपेंद्र शर्मा। 31 जुलाई की और एकदम अर्ली मॉर्निंग में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि चेन स्नैचिंग के दौरान एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। महिला से चेन स्नैच किया गया था और दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि वो घटना उस विक्टिम के घर के गेट के पास हुई, जो सबसे सिक्योर्ड इलाका होना चाहिए। वहाँ पे इस अपराधी ने हिम्मत जुटा के कारित किया था। इसको हम लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया था। घटना अहले सुबह की है और लगभग 7 बजे के आसपास घटना घटी थी और उसी वक्त जितने भी ऑफिसर्स थे, सिटी SP भी वहाँ गए थे, DSP सचिवालय, थानेदार, सब लोग सुबह गए थे और प्रारंभिक अनुसंधान में ये स्पष्ट हो गया था। पहले तो हम लोगों ने 2-3 कयास लगाए कि हो सकता है कोई राइवलरी हो, मर्डर का नियत तो नहीं था या कोई और एंगल तो नहीं है, लेकिन फिर प्रारंभिक अनुसंधान में पता चला कि ये चेन स्नैचिंग के दौरान ही ये घटना घटी है। महिला सुबह फूल चुनने के नाम पे बाहर निकली थी, टहलने भी निकली थी, लौट रही थी घर के पास। इस मोटरसाइकिल से वो क्रॉस करती हैं अपराधियों से और अपराधी इनके चेन को देख लेते हैं और उसमें से एक अपराधी नीचे उतर जाता है और उनके पीछे जाके और गेट के सामने उनका चेन छीनता है। महिला काफ़ी एक्टिव थी और उनसे वार्तालाप के दौरान भी ये पता चला कि वो बहुत ही मेंटली अलर्ट थी। उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स बताए थे जिसकी वजह से केस डिटेक्टर में बहुत आसानी हुआ और उस उलझन में जिसमें जो दोनों में स्कफल हुआ है, उस हल्ला और शोरगुल में परिवार के एक सदस्य भी नीचे उतर के मेल मेंबर आते हैं और पकड़े जाने के डर से ये जो अपराधकर्मी है ये एक फायरिंग कर देता है जो कि उनको लग जाती है, लेकिन बाई चांस बाई लक वो सेफ हैं और अब वो इलाज से ही बाहर हैं। घटना के लिए SP सेंट्रल को हम लोगों ने राय दे दिया था और उनके साथ DSP सचिवालय काम कर रहे थे और शास्त्री नगर थाना प्रभारी रामाशंकर थे और इसके अलावा सेल की टीम लगी थी और बहुत इसका सघन अनुसंधान हुआ। लगभग 15-20 किलोमीटर इनका पीछा किया गया और अंततः ये लोग पकड़े गए। होंडा CBR गाड़ी थी लाल कलर की, जिससे कि ये घटना कारित की गई थी। वो गाड़ी भी बरामद हो गई है। हथियार भी बरामद हुआ है जिससे गोली चली थी। जो कपड़ा पहना हुआ था वो अपराधकर्मी, उस पर खून के छींटे भी हैं। जब गोली चली तो खून के छींटे आए थे। वो कपड़ा भी इसे घर से बरामद हुआ
और इसके अलावे इसने बहुत सारे चेन स्नैचिंग के केसेस कुबले भी हैं, उसको हम लोग और मैच करा रहे हैं। इसे कुबलनामे पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। इसके लोकेशंस को देखते हुए कि पिछले दिनों कहाँ कहाँ पर था और पिछले दिनों जो चेन स्नैचिंग हुए उस वक्त इसका लोकेशन वहाँ पर है कि नहीं, ये हम लोग देख रहे हैं। इसका आपराधिक इतिहास हम लोग निकाले तो आपराधिक इतिहास में आया कि पहले एक बार ये जेल चेन स्नैचिंग में जा चुका है। इसने कई घटनाएं कारित की हैं। दोनों अपराधकर्मी सहोदर भाई हैं, दोनों अपने सगे भाई हैं और एक भाई गाड़ी चला रहा था, एक भाई चेन स्नैचिंग किया। नाम इन दोनों का है संजीव कुमार उर्फ संजीव राम, शैलेश कुमार उर्फ शैलेश राम। ये लोग निसरपुरा नौबतपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से इनके घर जब सर्च किया गया जहाँ से कि कपड़ा मिला है तो वहाँ एक और बाइक बरामद हुई है पल्सर, जिसका कि इन लोगों के पास नो हाउ नहीं था, इसलिए उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। फिलहाल इन लोगों को हम लोग जेल भेज रहे हैं और अन्य घटनाओं में इनकी संलिप्तता को हम लोग छानबीन कर रहे हैं। दूसरी घटना घटी थी अगले ही दिन 31 के अगले दिन 1 अगस्त को परसा बाजार स्टेशन के पास एक ऑटो चालक को, वृद्ध ऑटो चालक थे, उनके किसी और के ऑटो में बैठे थे, उनको 2 अपराधकर्मी आते हैं और उनको सर में गोली मार दी जाती है और वो मर जाते हैं। इसका भी मीडिया में बहुत ह्यू एंड क्राइम मचा था कि सुबह दिन दहाड़े ऐसी घटना कैसे हो गई इतनी बीच बाज़ार वाली जगह पर। वहाँ पर जो अभी थाना अध्यक्ष हैं वो डीएसपी प्रोबेशनर हैं ज्योति प्रिया, उन्होंने इस केस को बहुत चैलेंज के रूप में लिया। एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार इसका लगातार अनुश्रवण कर रहे थे और डे 1 से विद इन आवर्स ये केस डिटेक्ट हो गया था कि केस हुआ क्या है। जो फर्स्ट लाइट हम लोग को आई थी केस में वही अंततः निकल के आई कि घटना का कारण यही है। जो मृतक थे उनकी 2 शादी हुई थी, वो नौबतपुर के खैरा गांव के रहने वाले थे। एक और उन्होंने शादी की थी दूसरी पत्नी के साथ, वो परसा बाजार क्षेत्र में ही रहते थे। इनका कोई ज़मीन था गांव में जहां पहली पत्नी रह रही है, उस एरिया में ज़मीन था। पहली पत्नी से इनको 2 पुत्र है, 3 पुत्र हैं, इनफैक्ट 3 है ना, 3 पुत्र है और वहाँ 4 से 5 कट्ठा ज़मीन था जिसको कि ये 4 से 5 बीघा ज़मीन था जिसको ये बेच देना चाह रहे थे। तो पहली पत्नी और पहले परिवार को ये लग रहा था कि हमारा तो पूरा नुकसान हो जाएगा। उस लालच से, उस संघर्ष से या उस लोभ में जो भी बात हो, उसके लिए ये सुनियोजित प्लानिंग की गई जिसमें कि उनकी पहली पत्नी की भी अहम भूमिका है, तीनों बेटों को अहम भूमिका है। घटनाकारी 2 बेटों ने किया, दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। सोनू कुमार, अमित कुमार, दोनों सगे बेटे हैं। उन्होंने अपने बाप का मर्डर किया। घटना में प्रयुक्त थी मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर, वो भी बरामद हो गई है और हथियार भी बरामद हो गया है। इस केस में मैच्योर्ड एविडेंस है, फुटेज भी हम लोग के साथ था। इसको हम लोग स्पीड ट्रायल में भी डालेंगे। माँ को हम लोग, माँ और जो बचा हुआ भाई है उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये जो घटना थी इसके बारे में कोई जानकारी दी। मतलब जमीन अपना प्रत्येक जमीन बेचने की, हाँ वो बेच रहे थे। अब इन लोगों को लगा कि बेच देंगे हम लोग कुछ ना मिलेगा। ये मैटर अभी नहीं अरेस्ट है, वो तो लाएंगे हम लोग। पीओ पे तो थी नहीं, उसको हम लोग करेंगे कार्रवाई। इसकी 2 अरेस्टिंग है ना, दोनों बेटा अरेस्ट हो गया। कहाँ गया है तो पीछे गोली चलाने में ही लोग दोनों थे। गोलू कौन है? सोनू मारा है ना। अभी पकड़ा जाएगी घरे पे ना, कहाँ भागेगी? उससे बढ़ के जेल भेजेंगे। अभी जब इन लोगों को पकड़ के पूछताछ किया गया तो कहानी पूरी निकल के आई कि माँ की ही साजिश थी, इन लोगों ने एग्जीक्यूट किया। ये लोग आपराधिक, इन लोगों का कोई इतिहास नहीं है। एक आदमी मार्बल की दुकान में काम करता है, एक लड़का गुजरात में कमाता है, एक लड़का जो साजिश करता है वो भी बाहर है। 2 लोगों को बोला तुम लोग मर्डर करो, हम बाहर से तुम लोग छुड़ाएंगे, हम बेल करवाने का हम देखेंगे। लेकिन चूंकि सब लोगों की मिलीभगत 120 भी केस में लगा हुआ है तो सबके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाहर जो है तो उसकी संख्या सामने आ ही रहे, बता ही रहा है दोनों ना, दोनों बता ही रहा है। ये दोनों लड़का है, ठीक है। हाँ हाँ, उसमें हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इनफैक्ट 2 दिन से लगातार एसपी साहब वहाँ कैंप किए हुए हैं। मैं भी कल गया था, कल रात में भी मैं गया था, फर्स्ट डे घटना के टाइम पे भी गया था। वो केस प्रथम दृष्टया देखने के बाद ही जो चीज़ें आई थी, मैंने वहाँ पे पब्लिक एट लार्ज को, जो व्यवसायी वर्ग है उनसे ही मेरी बात हुई थी और मीडिया से बंधु भी वहाँ पे थे, उन लोगों को मैंने ब्रीफ में बताया भी था। बेसिकली वो अपराध के क्रम में वो हत्या हो गई है। बेसिकली लूटने की नीयत से ही मुझे लगता है कि वो अपराधकर्मी आए थे
और संभवतः लूट कारगर नहीं हो पाया तो हताशा में उन्होंने गोली चलाई, जिससे कि दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। उसमें और कोई एंगल नहीं है। हम लोग उसका अनुसंधान काफ़ी आगे बढ़ा चुके हैं और अब अपराधियों को पहचान मात्र रह गया है। बहुत पीछा तक हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और विद इन फ्यू डेज उसका हमको लगता है डिटेक्शन हो जाना चाहिए। सर बेऊर में भी एक मामला हुआ, आज सुबह हुआ है। सुबह क्यों हुई सर? तो आप वहाँ पे आप लोगों ने देखा, उनके घर पे भी हम लोग गए थे। जो अजय हैं वो बेऊर में ही महावीर कॉलोनी है, वहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं, शादीशुदा हैं, नालंदा से बिलोंग करते हैं, 13 में शादी हुई है, बच्चा एक भी नहीं है, गाड़ी एक चलाते हैं भाड़े पे। इनके घर से बहुत सारे ज़मीन के कागजात मिले हैं जो इनके नहीं हैं। हो सकता है ज़मीन का भी धंधा करते हों। लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हम्बल है, बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड तो नहीं है। जो घटनाक्रम हम लोग देखे उससे ये दिखाई दे रहा है कि जो लोग आए हैं उनको ये पहले से पहचान रहे थे। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा बिकॉज वो सब एविडेंस की बात है। तो अब हम लोग इनके ऊपर और इनके इकोसिस्टम पे हम लोग रिसर्च करेंगे कि किससे किससे इनका तारतम्य था और उससे केस निकल के आ जाना चाहिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर दूसरे से अभी लगातार हत्या की घटना बढ़ी है, लगातार व्यवसायी जो व्यापारी लोग हैं उनके साथ ये घटनाएं ज़्यादा घटी है। ऐसे मामले कई 2 दर्जन है। ये आपका इंटरप्रिटेशन है। वो घटना घटी उसी के संबंध में तो आज पीसी कर रहे हैं, 2 डिटेक्शन वो उसी का पीसी कर रहे हैं। बिहार में सॉल्वर उसमें मैं एजेंसी का नाम नहीं लूँगा, उस एजेंसी को एक मेल गया था पटना से और एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में वो मेल गया कि उसका एक एग्ज़ाम संभावित है, उसका पेपर इस बंधु के पास है और ये लीक कर रहा है। ठीक, वो लोग अपने लेवल पे बहुत प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए। करने के बाद चूंकि स्टेक हाई था, रेपुटेशन भी है इंस्टीट्यूशन का, लीक हो जाएगा पेपर, तो उन लोगों ने इसको उचित समझा कि पुलिस को, लोकल पुलिस को बताया जाए। वो मेरे पास आए मिलने के लिए। उच्च अधिकारी थे एक इंस्टीट्यूशन के, वो लोग आए हमारे पास। हम लोगों उनकी बात 2-3 घंटे बाद हम लोगों की हुई और बातों से ये स्पष्ट हुआ कि ये मिसचीफ वाला ही मैटर लग रहा। हाँ, ये जिनकी तो इशारा कर रहा है उसका इतिहास हम लोग के पास था, लेकिन जिस तरह की कम्युनिकेशन थी उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि लीक तो पेपर नहीं हुआ। लेकिन फिर भी चूंकि मैटर इतना सेंसिटिव था, हम लोगों ने इसको वेरीफाई करना उचित समझा। तो उस पीढ़ी में जो एप्लीकेशन आया था उस पर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया और चूँकि एफआईआर कोई बन नहीं रहा था, उस पर अभी सूचना मात्र थी, तो उस आधार पे हम लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा। नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ, उसका भाई भी है जो पहले जेल वेल गया हुआ है। तो उस रितेश नाम है और रितेश नाम से ही मेल भी गया था। जो मेल करने वाला था उसने अपना आइडेंटिटी वगैरह सब गलत बताया था और टेलीग्राम पे बात की थी, तो उसको हम लोग नहीं ट्रेस कर पाए। जब इसको रेड किया गया तो इसके यहाँ से 4 लैपटॉप मिला था और कुछ मोबाइल्स मिले थे। लैपटॉप को खंगाला गया तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, एडमिट कार्ड्स थे, लोगों के फ़ोटोज़ थे। तो और इसका बैकग्राउंड भी था कि ये पहले ऐसा काम करता रहा है। जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में सूचना आई थी उस एग्ज़ाम संबंधी कुछ इन लोगों के पास नहीं मिला। वो टीम भी आई थी, इन लोगों से बात की, वो लोग संतुष्ट हो गए और आज की स्थिति में सक्सेसफुली वो एग्ज़ाम कंडक्ट भी हो चुका है। लेकिन चूंकि उस लैपटॉप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि इन लोगों के पास नहीं होना चाहिए था, इसलिए उनका उस संदर्भ में एक केस दर्ज किया गया, चीटिंग का, फॉर्जरी का, और केस करके उन लोगों को जेल भेजा गया है। लैपटॉप का भी इन लोगों के पास ओनरशिप डिटेल नहीं था, तो उसको भी मानते हुए कि ये लेजिटिमेट लैपटॉप नहीं है, उसको भी उन लोगों ने उसको भी जेल भेजा है। उसमें रितेश जेल गया है, उसके भाई भी एफआईआर में है और वो अभी एट लार्ज है, वो नहीं पता। गैंग में अरेस्टिंग तो होती है लेकिन पूरे गैंग का खात्मा नहीं हो पाता। हाँ, एक चैलेंज है ये पटना। ये एक बड़ा ही, इसको बोलेंगे क्रिएटिव क्राइम है, कन्वेंशनल क्राइम से अलग है। इसमें एविडेंस जुटाना भी थोड़ा मुश्किल हो पाता है और इसमें जिस तरह से साइबर क्राइम है, इसको एकदम साइबर क्राइम तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसी से पैरेलल क्राइम है, जिसमें कि जो विक्टिम्स हैं वो जानबूझ के शिकार बनते हैं। उनको पता है, जैसे हम लोगों ने पिछले साल एक घटना डिटेक्ट किया था, उसमें एडमिशन करवाने के नाम पे लोगों को ठगता था। इसी ग्रुप का कुछ लोग था, जिसमें हम लोगों ने बुद्धा कॉलोनी में केस करके जेल भेजा था। उसमें 5 लोग पकड़ाए थे। आज तो बहुत सारे एजेंसीज जो हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग अपने एग्ज़ाम को इतना फुल प्रूफ कर रहे हैं। हम लोग खुद यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के आए हैं। पहले हार्ड कॉपी में एग्ज़ाम होता था, अब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, अभी भी हार्ड में एग्ज़ाम होता है। आज तक उन्होंने नहीं सुना कि कभी पेपर लीक हुआ हो। नीट का पेपर देखिए, IIT का पेपर देखिए, इंस्टीट्यूशन भी बहुत ध्यान दे रही हैं, जबकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और वही क्या बोलते हैं उसको, सब कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। उसको जो सेंटर्स हैं वो प्राइवेट एजेंसीज रहती हैं, कॉलेजेस भी रहते हैं, तो फुल प्रूफ बनाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने लूपहोल निकाला है कि अब रैंक आ गई लड़के की, अब एडमिशन करवाने के नाम पे लिया जाए। तो जो
लोग हैं उन लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी एजेंसी लेजिटिमेट है, उसके प्रोटोकॉल के तहत ही एडमिशन हो रहा होगा। अगर थर्ड पार्टी कोई जाता है एडमिशन कराने तो उससे बचना चाहिए, कतराना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लोगों को भी सजग रहना होगा कि ऐसे सॉल्वर गैंग, इनको कस्टमर कहाँ से मिलता है, ये सोचने वाली बात है। ये तो जाके किसी के माथे पे कनपट्टी पे कट्टा सटा के तो नहीं बोल रहे कि मेरे को तुम मेरे से काम करवाओ। तो पब्लिक के लालच को, पब्लिक के शॉर्टकट को भी ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसमें इसका इन्वेस्टिगेशन जटिल है, लेकिन ऐसे घटनाओं का उद्भेदन जब आप लोग के माध्यम से एट लार्ज पब्लिक को पता चलता है और इस तरह की चीज़ें बाहर उभर के आती हैं, तो इससे हम लोग की अपेक्षा एज ए पुलिस ये ज़रूर है कि पब्लिक एट लार्ज को अलर्ट रहना चाहिए कि हम लोग इन लोगों के अननेसेसरी बेट ना बने, अननेसेसरी शिकार ना बने, लेजिटिमेट तरीके से ही जाएं। तो उससे इन लोगों को हराने में कारगर साबित हम लोग हो पाएंगे। अदरवाइज इसमें मुनाफा बहुत है, एफर्ट बहुत कम है। तो इकोनॉमिकल एंगल से बहुत लाभप्रद अपराध है, इसलिए ये लोग इसमें से छूटने के बाद भी बार बार इसमें संलिप्त रहते हैं। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।